Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine. This is the second part of lecture number 3 and the topic is defects of Rutherford model, Bohr atomic model, electronic configuration based on Bohr's model. First topic is defects of Rutherford theory. According to classical electromagnetic theory, a charged particle releases energy during its movement. Dear students, we have already studied the Rutherford atomic model, in which Rutherford said that an atom is composed of two parts. One is the centrally located nucleus and the other is the empty space around the nucleus or the extranuclear part. In extranuclear part, electrons are revolving in their specific pathways. These specific pathways are named as orbits or shells or energy levels. रदरफोर्ड ने कहा था कि एक एटम के इर्द गिर्द एक एटम जो है दो तरह के पार्ट्स पर डिपेंड करता है या कंपोज्ड होता है। एक सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है जबकि दूसरा इस न्यूक्लियस के बाहर का इलाका होता है या जगह होती है जिसको उसने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहा था। रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होता, लार्जली एम्प्टी है लेकिन कंप्लीटली एम्प्टी नहीं है और इस लार्जली एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अपने स्पेसिफिक पाथवेज पर। ये स्पेसिफिक पाथवेज जिन पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन्हें शेल्स कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं या एनर्जी लेवल्स कहते हैं। जब हम डिफेक्ट्स की बात करते हैं तो मैक्सवेल एक फिजिस्ट थे, उन्होंने इस बारे में अपनी थ्योरी दी थी, बल्कि उनकी जो थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की पर उसमें कहा जा रहा था कि जब एक चार्ज पार्टिकल किसी सेंट्रली लोकेटेड पार्टिकल की गिर्द घूमता है, जैसे कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, अगर तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, सो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करने में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा और जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करेगा सो वैसे ही वो अपने उस सर्कुलर पाथ ही सर्कुलर ऑर्बिट पर जो है वो कायम नहीं रह सकेगा, बल्कि वो स्पाइरली जो रिवॉल्व करते करते जो है वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। अब क्या हो, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन अपना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा था। एक वक्त आएगा जब इलेक्ट्रॉन के पास अमाउंट ऑफ एनर्जी बचेगा ही नहीं तो वो न्यूक्लियस की तरफ फॉल डाउन कर जाता है। अब इसी बात को देखते हुए अगर हम देखें तो मैक्सवेल की यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी इसके अगर हम सामने रखें तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में और अपनी थ्योरी में इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया था। सो इसीलिए हम कहते हैं कि ये रदरफोर्ड की थ्योरी जो थी वो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन नहीं कर रही। सो इट इज द डिफेक्ट। Second effect is, since electrons revolve continuously, the energy dissipate must be continuous, so a continuous spectrum must be formed. स्टूडेंट्स, जिस तरह कि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, सो फर्स्ट पॉइंट में कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन्स अगर कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं तो यकीनन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हुए वो अपनी एनर्जी भी रिलीज करेंगे और जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करेगा वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। लेकिन रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें इस बात को कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था और ये एक डिफेक्ट था रदरफोर्ड के मॉडल का या रदरफोर्ड की थ्योरी का। सेकेंड डिफेक्ट ये है कि अगर तो इलेक्ट्रॉन वाकई कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं अपनी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, सो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हुए एनर्जी भी रिलीज हो रही है। सो अगर कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं मीन्स कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज हो रही है। कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसका मतलब है कि जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, यानी कि जो डिफरेंट लाइट का जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है
कि आपके पास जो बैंड आएगा कलर्स का, उनमें कहीं भी ब्लैक कलर का बैंड अपीयर नहीं होगा। ये डिफरेंट कलर्स जो नजर आते हैं ये इस बात को शो करते हैं कि आपके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज हो रहा है, यानी कि कभी ज्यादा कभी कम हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली रिलीज हो रही है। इसीलिए आपके पास जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा। लेकिन असल में देखा गया कि एटम जब कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस की इर्द गिर्द, सो उसमें उस सूरत में लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। अब लाइन स्पेक्ट्रम क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम एक ऐसे स्पेक्ट्रम को कहते हैं जिसके अंदर ब्लैक कलर के बैंड्स बनते हैं। आप फिगर में देखें, फिगर में आपको जो है वो कलर्ड लाइंस नजर आ रही हैं, लेकिन उनके दरमियान में बैंड्स नजर आ रहे हैं ब्लैक कलर के। ये कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या शो करता है? लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है कि पहले ब्लैक कलर का बैंड है, यानी कि देयर इज नो इमिशन ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही। फिर अचानक से कलर्ड लाइन आ गई, इट मींस कि अब रिलीज हो रही है एनर्जी। देन ऑल ऑफ अ सडन दोबारा से ब्लैक लाइन और ब्लैक बैंड बन गया, इसका मतलब अब रिलीज नहीं हो रही एनर्जी। फिर दोबारा से एक कलर्ड बैंड बन गया, तो इसका मतलब वो अब एनर्जी रिलीज हो रही है। सो मेन डिफेक्ट क्या था? मेन डिफेक्ट था ये कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में, अपनी थ्योरी में ये बात एक्सप्लेन कर दी कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा होता है। लेकिन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हुए अगर तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की थ्योरी थी जिसके मुताबिक अगर कोई इलेक्ट्रॉन से कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेगा तो वह एनर्जी रिलीज करेगा। अगर एनर्जी रिलीज करेगा कंटिन्यूसली, सो वही पॉइंट यहाँ पे लिया गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन वाकई कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है और वो कंटिन्यूसली एनर्जी भी रिलीज कर रहा है, तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, मतलब कंटिन्यूसली रिलीज हो रही है एनर्जी, कहीं भी रुक नहीं रही एनर्जी। लेकिन हम इसके कंट्रास्ट में हमारे पास रियल में जो स्पेक्ट्रम बनता है किसी भी एटम का, वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, यानी कि एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसके अंदर ब्लैक कलर के बैंड्स अपीयर होते हैं। सो दिस इज द सेकेंड डिफेक्ट ऑफ Rutherford theory or model. Third defect is Rutherford couldn't explain the arrangement of electrons inside an atom. रदरफोर्ड ने अपने एक्सप्लेनेशन में कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट का जिक्र नहीं किया था और ना ही ये बताया था कि एक एटम में वो स्पेसिफिक पाथवेज जिन पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनमें वो पाथवेज किस तरह के होंगे, वो कितने होंगे और हर पाथवे में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द लोएस्ट एनर्जी लेवल, लोएस्ट एनर्जी लेवल का मतलब होगा वो एनर्जी का लेवल या वो शेल जो कि न्यूक्लियस से करीब तरीन नियरेस्ट है। मींस कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जाएंगे? आया हर तरफ जितने भी एनर्जी लेवल्स बनेंगे या शेल्स बनेंगे, क्या उन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, कम होंगे, या क्या होगा? कोई फॉर्मूला, कोई कुछ भी गिवन नहीं था। सो दिस इज ऑल्सो द डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। Our second topic is Bohr's atomic model. This atomic model or theory was given by Niels Bohr in 1913. He was a Danish physicist and he gave this theory to resolve the defects of Rutherford's atomic model. Postulate number 1. Electron is negatively charged particles revolve around the nucleus of an atom, but during its revolution it does not dissipate energy, so it will not fall into the nucleus. बोहर ने अपनी फर्स्ट पोस्टुलेट में कहा कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है या पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा होता है एटम में, लेकिन जब तक ये रेवोल्यूशन अपने ही शेल या ऑर्बिट के अंदर होगा इलेक्ट्रॉन किसी भी किस्म की एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। तो जब वो अपनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ही रिलीज नहीं करेगा तो वो कंटिन्यूसली अपने ही शेल एनर्जी लेवल के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली घूमता रहेगा और वो न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। याद कीजिए रदरफोर्ड का जो फर्स्ट डिफेक्ट था वो यही था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेगा, तब कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेगा तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी
वो एनर्जी भी रिलीज करेगा कंटिन्यूसली, और जब अमाउंट ऑफ एनर्जी कम होते 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 खत्म हो जाएगा तो वो अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ के वो स्पाइरल पाथ में आता 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 जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इस डिफेक्ट को जो है रिजॉल्व किया था बोहर के पोस्टुलेट नंबर 1 ने, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ही शेल या अपने एनर्जी लेवल के अंदर घूमेगा वो किसी भी किस्म का अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, इसमें नहीं गिरेगा। Postulate number 2. When electron gains energy, it moves to higher energy level. But it does not remain there and finally return to its original energy level. स्टूडेंट्स, इस पोस्टुलेट का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर से एनर्जी गेन करते हैं, वो एनर्जी गेन जो है वो फ्लेम यानी कि आग से भी हो सकती है, वो रोशनी से भी हो सकती है, वो सनलाइट से भी हो सकती है, कहीं से भी अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल या अपने ऑर्बिट से निकलेगा और वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। अब हायर एनर्जी लेवल क्या हुआ, वो जो इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस से दूर होगा। नीचे वाला या कम लो एनर्जी लेवल कहलाएगा वो जो न्यूक्लियस से करीब तरीन है, हाई एनर्जी लेवल कहलाएगा वो जो कि न्यूक्लियस से दूर है। सो अगर लो एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को तो वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन वो वहां जाने के बाद रिवॉल्व तो करता रहेगा, वहां जाने के बाद वो कंटिन्यूसली वहां पर स्टे नहीं करेगा, बल्कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया था वो तमाम का तमाम अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां रिलीज करेगा, और रिलीज करने के बाद दोबारा से अपने पेरेंट ऑर्बिटल या पेरेंट एनर्जी लेवल के अंदर आ जाएगा। Now, picture number 1, photon absorbed moved up an orbit. जैसे ही येलो कलर इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, ये पहले लोअर एनर्जी लेवल में था। लोअर यानी कि प्रोटॉन का जो प्लस न्यूक्लियस दिखाया गया है ये इसके बिल्कुल नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में था। जैसे ही इसने फोटोन यानी कि रेड डॉट या रेड स्मॉल बॉल जो शो की गई है वो दरअसल फोटोन है, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जैसे ही येलो कलर्ड इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की वो फौरन से जंप करके हाई एनर्जी लेवल में चला गया। लेकिन सेकंड पिक्चर में आइए, इसमें लिखा है फोटोन रिलीज्ड मूव डाउन एन ऑर्बिट। लेकिन जैसे ही वो अपने हाई एनर्जी लेवल में गया, हाई एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते हुए उसने वही अपना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि स्मॉल रेड बॉल की शक्ल में वाजे हो रहा था उसको उसने दोबारा से रिलीज कर दिया और दोबारा से फॉल बैक कर गया अपने पहले वाले यानी कि पेरेंट एनर्जी लेवल में। Postulate number 3. Atom radiate energy only when electron jump from higher energy level to low energy level. Radiate का मतलब होता है रिलीज करना और इमिट आउट करना एनर्जी। बोहर ने कहा कि एटम उस ही सूरत में एनर्जी रिलीज करेगा जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा, यानी कि बड़े एनर्जी लेवल से छोटे एनर्जी लेवल की तरफ टुवर्ड्स द न्यूक्लियस अगर जंप करता है तभी एक एटम एनर्जी को रिलीज करेगा, अदरवाइज नहीं रिलीज करेगा। The quantity of energy radiated is in discrete quantity called quanta. ये amount of energy जो कि release करेगा एक एटम, ये एक specific amount कहलाएगा। ये specific amount जो है discrete quantity जो है ये quanta कहलाती है। अब इसको कह सकते हैं कि ये जो है पैकेट ऑफ एनर्जी है जो कि स्पेसिफिक अमाउंट होता है, और जब भी एक इलेक्ट्रॉन अपने हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा तभी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, और इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्वांटा कहते हैं। A quantum of energy is directly proportional to the frequency of radiation. क्वांटम ऑफ एनर्जी यानी कि जो पैकेट ऑफ एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी रेडिएशन की, जितनी तेजी से एनर्जी निकलेगी उतने ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा। Or we can say that delta E means the change in energy is equals to E2 minus E1. E2 means minus E1 का मतलब हुआ कि amount of energy level in high energy level, यानी कि जो बड़ा एनर्जी लेवल था उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसमें से माइनस करें आप लो एनर्जी लेवल को।
फॉर एग्जाम्पल अगर E2 आपके पास 40 है, यानी कि सेकंड शेल में आपके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो 40 होना चाहिए, और लो एनर्जी लेवल E1 में आपके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो 20 होना चाहिए। तो यहाँ पे चेंज इन एनर्जी क्या आया, मतलब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ, ये देखने के लिए आप E2 लिखें, यानी कि 40 माइनस E1 या मीन्स 20, तो आपके पास अमाउंट क्या आएगा 20। इसका मतलब क्या हुआ कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ, दैट इज 20। Or we can also write this equation as delta E is equal hv. In this equation, h is the Planck's constant. Planck was a scientist and he gave the idea of the packets of energies. So it is a Planck's constant, and V refers to the frequency of radiation. Let's try to explain this figure. Students देखिए, येलो कलर्ड आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, लाइक ब्लू कलर का इलेक्ट्रॉन जो अब जो है उसने सन से या आग से एनर्जी को गेन किया। एनर्जी गेन करने के पास उसका अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ा, वो सेकंड एनर्जी लेवल पे आ गया। सेकंड एनर्जी लेवल पर आने के बाद अकॉर्डिंग टू बोहर वो कभी भी अपने सेकंड एनर्जी लेवल पर नहीं रहेगा, बल्कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता रहेगा, और जैसे ही उसका अमाउंट ऑफ एनर्जी कम हुआ वो फौरन से फॉल बैक कर जाता है अपने पेरेंट एनर्जी लेवल में। लेकिन सेम इस फिगर में यही बात एक्सप्लेन की जा रही है। Our third and the last topic of this lecture is electronic configuration based on Bohr's model. What is electronic configuration? It is the arrangement of electrons in different orbits or shells around the nucleus of an atom. एक एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद जिस जगह में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। बोहर ने इन तमाम शेल्स को, ऑर्बिट्स को, जो कि एक स्पेसिफिक पाथवे से जिन पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे, इन सब को मुख्तलिफ नाम दिए। शेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल एक जनरल टर्म यूज की, और हर तरह की शेल को जो है अलग अलग नाम दिया। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो फर्स्ट शेल बना उसको K नेम दिया, सेकेंड L, थर्ड शेल इज नेम्ड एज M, फोर्थ शेल नेम्ड एज N, fifth shell is named as O, and so on. So on means अगर sixth shell होगा तो M and O के बाद क्या आता है P, so it will be P. टू एन स्क्वायर, बोहर ने फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाया 2n स्क्वायर, और कहा कि अगर आपने किसी भी शेल के अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेल के अंदर अगर आपने जानना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो उसके लिए आप 2n स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम जब 2n स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो इसमें ये n क्या डिनोट करता है, n इज एक्चुअली द नंबर ऑफ ऑर्बिट। Let's have a look how it works. Maximum number of electrons in each shell. We have the formula 2n square. In this formula, n refers to the number of orbit or shell. Means आपको किस नंबर के लिए या किस नंबर ऑफ शेल के लिए आपने फाइंड आउट करना है, मतलब K के लिए, L के लिए, M के लिए या N के लिए। नंबर 1 K फर्स्ट शेल है, सो हम n की जगह 1 लिखेंगे और हमने स्क्वायर कर दिया। 1 1 जा 1 एंड 2 1 जा 2, सो इट मीन्स आपके पास फर्स्ट शेल जो आएगा जिसका नाम K है, इस K शेल के अंदर सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जगह नहीं है। अगर तो किसी एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल यानी K शेल में आएंगे और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो नेक्स्ट शेल में चला जाएगा। नेक्स्ट इज L शेल में भी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, अगेन L जो है वो सेकंड शेल है, सो N की जगह आपने इस फॉर्मूले में पुटअप किया 2, ठीक है। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इट मींस L शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स के बाद अगर फर्दर इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं तो वो थर्ड शेल में चले जाएंगे। जैसे स्टूडेंट्स आपको एक बात पता होगी कि जैसे हर एक क्लास के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पाए जाते हैं,
30 अगर स्टूडेंट्स है तो उतने ही आएंगे, उससे ज़्यादा अगर होंगे तो उसको नेक्स्ट सेक्शन में भेज दिया जाता है जहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद कम होगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगरेट करते हुए कि की शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 से अलावा अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो सेकंड शेल में चला जाएगा। इसी तरह अगर किसी के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले के शेल फिल होगा, फिर एल शेल फिल होगा, देन एम, देन एन, देन ओ एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे तमाम इलेक्ट्रॉन्स फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। For example, we have the element oxygen. Oxygen has the atomic number 8. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। एटॉमिक नंबर 8 होने का मतलब है कि इसके पास ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 हैं और एट द सेम टाइम ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 ही हैं। सो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से हम क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट शेल्स के अंदर। सो सबसे पहला शेल क्या होता है, के अंदर 2n स्क्वायर। हमने देखा था कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब हमारे पास क्योंकि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम सबसे पहले के शेल को फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास गए। नेक्स्ट हमारे पास अगेन मैंने कहा था हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे, हम के अंदर नहीं फिल कर सकते क्योंकि के अंदर हमारे पास स्पेस ही 2 इलेक्ट्रॉन्स का था। सो हम नेक्स्ट शेल के अंदर आ गए। नेक्स्ट शेल था एल के अंदर आपके पास फर्दर 6 इलेक्ट्रॉन्स आपने डाल दिए क्योंकि आपके पास बचे ही 6 थे, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। आप अगर गौर करें तो एल शेल में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश है लेकिन वो जगह खाली ही रहेगी। ठीक है, let's have a look on the electronic configuration of some elements. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो शुरू के एलिमेंट्स हैं फ्रॉम द एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 12 मीन हाइड्रोजन टू हीलियम मैग्नीशियम हमारे पास गिवन है। देखिए हाइड्रोजन के पास 1 है तो फर्स्ट के शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। हीलियम में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मीन एटॉमिक नंबर 2 है, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि फर्स्ट के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लिथियम में आपके पास 3 एटॉमिक नंबर होता है, इट मीन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स 3 होंगे। सो आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। कैसे क्लासिफाई किया, पहले के शेल फिल किया 2 इलेक्ट्रॉन से, अब जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है वो आपने नेक्स्ट शेल में दे दिया। दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर स्टूडेंट्स। आई होप आपने बहुत अच्छी तरह इसको समझा होगा और बहुत अच्छा और वेल एक्सप्लेन्ड है ये इस वक्त। अगर आपको मजीद किसी भी किस्म के कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स। अल्लाह हाफिज।